नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से करते हैं। वो हदीस मुबारका जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारका है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ज़मीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की नज़र में वो है जिस पर मस्जिद बनाई जाए, और सबसे बदतरीन ज़मीन की वो जगह है जिस पर बाज़ार बनाया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह मसाजिद की अहमियत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया है, और बाज़ार को तो एक बदतरीन जगह या बदतरीन मुकाम करार दिया है। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूँ खबरों का सवाल है, तो हम आपको लिए चलते हैं मशरिक़ वस्ता, और मशरिक़ वस्ता में ऐसा लगता है कि हालात सुधर भी सकते हैं, हालात बिगड़ भी सकते हैं। आज अमेरिका ने जो अल्टीमेटम दिया था 48 घंटों का, आज वो ख़त्म हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सिफारती कोशिशें कर रहा है, सालिसी की कोशिशें कर रहा है, उस सिलसिले में कहा जा रहा है कि उसे कामयाबी मिली है। और इस सिलसिले में ईरानी जो सफ़ीर है बराए पाकिस्तान या फिर ईरानी रहनुमा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूँ कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग का सवाल है, इस जंग में ईरान के तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं, जिसमें सफ़े अव्वल की जो क़यादत है यानी रहनुमा है रहनुमा है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे रहबर आला अली ख़ामेनेई, उनके करीबी साथी अली लारिजानी, उनके करीबी रुफ़क़ा अली लारिजानी के बेटे और आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के जो अरकान ख़ानदान हैं, वो भी कई उनमें भी कई लोग शहीद हुए हैं। तो बहरहाल ये हालत इस कदर ख़तरनाक है कि ईरान भी अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है। अगरचे अमेरिका पर ईरान अमेरिका पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे हैं या अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, उन्हें निशाना बना रहा है, और इसराइल को ख़ास तौर पर हैफ़ा और तल अबीब को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में गज़ा के जो मज़लूमीन हैं उनके चेहरों पर किसी न किसी तरह मुस्कुराहटें दिखाई दे रही हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि एक तरफ ईरान पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो जौहरी हथियार तैयार कर रहा है, जबकि इसराइल दरिंदगी की हद करता है और जौहरी हथियार तैयार भी कर चुका है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कभी AIEA की जो टीम है वो इसराइल का दौरा नहीं करती। तो ऐसे में ये जो तासुब है, ये जो जानिबदारी है, वो दुनिया को ले डूबेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया भी इस पर सवाल नहीं उठाती। एक तो खबर ये रही है, लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मंशियात का सवाल है, मंशियात के मामले में तेलंगाना को दूसरा मुकाम यानी तेलंगाना में ये लत बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। इस ज़िमन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि हम तेलंगाना को पंजाब बनने नहीं देंगे, और नौजवानों में ख़ास तौर पर जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनमें मंशियात की बढ़ती हुई लत को ख़त्म करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह की ख़बरों का सवाल है, हम चलते हैं हमारे साथी सैयद सज्जादुल हसन की तरफ। और सबसे पहले आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सवाल करते हैं कि उनकी हालत क्या बहुत ख़राब हो गई है, क्या वो इमरजेंसी में जाने ICU में शरीक होने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इंसान जब बौखलाहट का शिकार होता है तो गालियां बकने लगता है, फहुश कलामी करता है, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है उनका BP बढ़ता जा रहा है, और ईरान को लेकर वो काफ़ी परेशान है। एक तो इसराइल ने उन्हें फंसा दिया है, दूसरे आबनाए हॉर्मुज़ बंद है, और तीसरे ये है कि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और कभी कभी डांस भी कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है सज्जा साहब, वो गालियाँ जो बक रहे हैं, तो क्या वो शिकस्त की अलामत तो नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे का हम जो है अल्टीमेटम दे रहे हैं ईरान को। अगर ईरान 48 घंटे के अंदर जो है ये जंग ख़त्म नहीं करेगा और अमेरिका की शराइत नहीं मानेगा, तो फिर ईरान को जो है भयानक जौहरी बमों से ईरान को ख़त्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो आबनाए हुर्मुस है, आबनाए हुर्मुस में 3.5 लाख फ़ौजी अमेरिका भेजेगा, और ईरान को आबनाए हुर्मुस के पूरे इलाके से जो है निकाल बाहर किया जाएगा। ना तो अभी तक 3.5 लाख फ़ौजी वहाँ पे पहुँचे हैं, ना ही वो जौहरी बम जो गिराने की धमकी ट्रंप दे रहे थे वो बम वहाँ पे गिराया गया है, बल्कि
अब तो यहाँ तक जो है सूरत हाल पैदा हो गई है कि अमेरिका के अंदर खुद लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो है अमेरिका की साख पूरी तरीके से मुतासिर कर दी है, और आलमी मीडिया और जो जंगी जो है उमूर के माहिरीन हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ मुसल्लत करदा जंग में हार गया है। तो अब देखिए जंग में हार जाने का जो ठप्पा लग चुका है ट्रंप पे, इससे ऐसा मालूम होता है कि ट्रंप काफ़ी जो है झंझलाहट का शिकार हैं, वो काफ़ी बौखलाहट का शिकार हैं, काफ़ी जो है वो गुस्से में हैं। बल्कि जैसा कि आपने कहा कि जो है उनका बीपी शूटअप होने लगा है। अब वो जो है देखिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो जो है पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। जिस तरह की जो है ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान में ट्रंप ने मुसलसल गालियां बकी हैं ईरान को, हत्ता कि उनके जुनून का आलम यह है कि वो आबनाए हुर्मुस को भी गाली देने लगे। जी हाँ, जी हाँ, आप बताइए, आबनाए हुर्मुस को भी वो गाली दे रहे हैं, वो जो है ईरान को गाली दे रहे हैं, वो जो है इस खित्ते को, पूरे खित्ते को गाली दे रहे हैं। और इससे पहले तो उन्होंने ये इंतहा कर दी थी कि पूरे खलीजी ममालिक को वो गाली देने लगे थे। और दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो अभी वली अहद हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो गैर मौलाना सरबरा हैं सऊदी अरब के, जो है शाह सलमान अलील हैं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ी की उम्र में हैं, वो बिल्कुल जो है वो कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान ने जो है पूरा कामकाज सऊदी अरब का जो है संभाला हुआ है, हुक्मरानी का, बादशाहत का, वहाँ का रूल पूरा जो है मोहम्मद बिन सलमान ने संभाला हुआ है। तो मोहम्मद बिन सलमान को भी ट्रंप ने जो है इतनी गालियाँ बकी, ऐसी गाली बकी है कि जिसकी किसी भी एक जो है एक ज़िम्मेदार शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतनी मतलब ये कि अब देखिए उनकी जो है मतलब है कि उनकी हम बद अखलाक़ी कहेंगे या क्या इनका जो है इस्तेमाल करेंगे उनके लिए, कि मैक्रोन जो फ्रांस के सरबराह हैं, मैक्रोन ने ट्रंप को मशवरा दिया था कि आप जो है रोज़ाना सुबह शाम दोपहर बयान जारी मत कीजिए, आप एक मुल्क के सरबराह हैं, आप दुनिया की ताकतवर तरीन जो है ममलिकत के सदर हैं, आपकी एक मुकाम है, आपका एक साख है, आप जो है जब बोलते हैं तो आप जो है आप नहीं बोलते बल्कि जो है पूरा अमेरिका बोलता है। और इस बात को आपको अपने जहन में रखनी चाहिए और बिला बेमौका के बेतुकी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये जो है मैक्रोन ने ट्रंप को मशवरा दिया था। तो इस मैक्रोन के मशवरे के जवाब में ट्रंप ने उनकी बीवी को गालियां देना शुरू कर दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी जो है बद अखलाक़ी की बात है ये कि एक मुल्क का सरबराह, फ्रांस का सरबराह आपको मशवरा दे रहा है, वो भी आपसे बहुत छोटा, बिल्कुल संजीदा मशवरा दे रहा है कि आप जो है बेमतलब के, देखिए सारी दुनिया जान रही है कि बेमतलब के सुबह में एक बात, दोपहर में एक बात, शाम में एक बात। सुबह में कहते हैं जंग ख़त्म कर दूंगा, दोपहर में कहते हैं जंग की ऐसी की तैसी, शाम में कहते हैं मलियामेट कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, जौहरी बम गिरा दूंगा, फेंक दूंगा। तो इस तरह की बातें किसी सदर के मुंह से ज़ेबा नहीं देती हैं, एक आम आदमी के मुंह से भी ये बातें ज़ेबा नहीं देती। देखिए आप गली के गुंडे नहीं हैं, गली के गुंडे भी अगर इस तरह की ज़्यादा बातें करने लगें तो गली के लोग अहमियत नहीं देते ऐसे लोगों को। लोगों को शर्म आती है वो अल्फाज सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू यहाँ देखने में आ रहा है। देखिए ट्रंप की झंझलाहट के बाद दुनिया के माहिरीन का ये मानना है कि अब ऐसा मालूम होता है कि आलमी ताकत का जो है जोग्राफिया बदलने वाला है, शिराज़ा बिखरने वाला है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अब ऐसा मालूम होता है कि आलमी ताकत अब चीन और रूस में मुंतकिल हो जाएगी, यूरोप और अमेरिका ज़ीरो हो जाएगा। आपको याद होगा रियाद साहब के जो है आज से 100 साल पहले बरतानिया जो है इस दुनिया का बादशाह था। बरतानिया के बारे में कहा जाता था कि बरतानिया की बादशाहत का सूरज अपनी रियासत में गुरूब नहीं होता, कभी नहीं होता था। इतनी बड़ी रियासत बरतानिया की थी, हिंदुस्तान से लेके म्यांमार से लेके जो है यूरोपीय ममालिक से लेके खलीजी ममालिक तक बरतानिया का जो है
दौर दौरा था, हुक्मरानी थी, बरतानिया का सिक्का चलता था। उसके बाद जब दूसरी आलमी जंग हुई थी, जब पहली आलमी जंग हुई 1942 में, तो बरतानिया का शिराजा बिखर के रह गया। और फिर जब दूसरी आलमी जंग हुई तो बरतानिया को सारे मुल्कों से जो है निकल भागना पड़ा। और ज़ाहिरी बात है 1948 की जंग से पहले ही बरतानिया ने हिंदुस्तान को जो है आज़ादी दे दी थी। आपको याद होगा कि जो है हिंदुस्तान के अलावा कई कॉलोनीज़ जो बरतानिया की थी, वो सारी कॉलोनीज़ छोड़ने के लिए बरतानिया को मजबूर होना पड़ा। और आज एक छोटे से मुल्क में बरतानिया बदल चुका है। तो 1948 के बाद फिर दुनिया ने देखा कि एक नई ताकत उभर के आई है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो जौहरी बम गिराया गया था, उस बम के गिराने के बाद अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत बन के उभरा। उसके बाद से अमेरिका जो है 10-20 साल तक वाहिद मुल्क था जो दुनिया की बड़ी ताकत थी। फिर उसके बाद जो है USSR का वजूद अमल में आता है और फिर दुनिया दो क़ुतबी निज़ाम में बदल जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि इस दो क़ुतबी निज़ाम को अपनी मक्कारी से, अपने साजिशों से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करके अमेरिका ने इस दो क़ुतबी निज़ाम को भी तहस नहस कर दिया था। USSR के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और दुनिया की जो है एक दूसरी बड़ी ताकत, जौहरी ताकत को जो है अमेरिका ने ख़त्म कर दिया था। और फिर उसके बाद वो बिला शिरकत गैर बैनुल अक़वामी पुलिसमैन बन के रह गया था। अब देखिए, हम देखेंगे 84 से लेके आज तक के हम तारीख देखेंगे तो 84 से लेके आज तक की तारीख में दुनिया ने फिर देखा कि रूस ताकतवर हुआ धीरे धीरे। बिखरने के बावजूद अपने आप को समेटने में रूस ने कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद दुनिया ने देखा कि एक नई ताकत जो है वजूद में आई। 80s के बाद जो है एक नई ताकत वजूद में आती है जिसका नाम चीन था। चीन के उस वक्त के जो कौमी सरबराह थे, माओ जे तंग जिनका नाम था, उन्होंने जो है ऐलान किया था कि अब दुनिया चीन को बादशाह बनते देखेगी, अब दुनिया पे चीन हुक्मरानी करेगा। उस ज़माने में चीन का मजाक उड़ाया जाता था कि हर दुनिया का हर दूसरा बच्चा चीनी होता है। तो तब उन्होंने कहा था कि दुनिया का हर दूसरा बच्चा चीनी होता है और हर चीनी अपने साथ दो हाथ लेके पैदा होता है और हम उन दो हाथों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि चीन क्या है, चीन की ताकत क्या है। और आज दुनिया देख रही है कि चीन नाकाबिल तस्खीर हो गया है किसी भी शोबे में। हाँ, बिल्कुल आपने सही किसी कहा भी है। शोबे में। और दिफा के मामले में तो आज अमेरिका का सदर जो पागल बना फिर रहा है, इसकी वजह यही है कि इस दिफा की सारी जो मामलात फिट किए हैं ईरान में, इसके पीछे चीन का हाथ चीन है। का हाथ है, रूस का भी जी, हाथ है, लेकिन बिल्कुल। चीन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक सज्जा साहब आप देखेंगे कि डॉलर के खिलाफ चीन का जो करेंसी है यॉन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होता दिखाई दे रहा है। और जी, ऐसे में बिल्कुल। अब डॉलर का किरदार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिशें हो रही है। अब देखना यह है कि ब्रिक्स क्या करता है। और ब्रिक्स का जो मौजूदा सदर है वो हिंदुस्तान है, जी, लेकिन बिल्कुल। हिंदुस्तान ने हमेशा ब्रिक्स के जो उसूल थे अमेरिका के खिलाफ उससे इनकार किया अपनाने से। तो अगर हिंदुस्तान साथ नहीं देगा तो मैं समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है, ब्रिक्स में भी कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। वैसे जी। नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है ट्रंप से ही है। और आपको बता दूं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग को मजहबी रंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो जो है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की जंग लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से जंग लड़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खुदा जो है वो अमेरिका की मदद कर रहा है ईरान के खिलाफ जंग में। तो अब खुदा मदद कर रहा है तो ये गालियाँ क्यों दे रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। बोखलाहट का शिकार क्यों हो गया है, ये सोचने वाली बात है। फहूश कलामी क्यों कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। इंसानों को तो इंसान तो छोड़ दिए, अब आबनाए हुर्मुज़ को गालियाँ दे रहा है, जब खुदा मदद कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, इस तरह की हरकतें, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल हम इस पर बाद में बात करेंगे। क्या एक अहम खबर ये भी है कि हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में, राजीव गांधी इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है, उप्पल स्टेडियम, IPL का मैच 5
अप्रैल को खेला गया और आप देखेंगे कि वहाँ पर जब मैच के बाद ट्रैफिक इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि लोगों का वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में एक खातून जिसका नाम बिश्ना बताया गया है, उम्र 30 साल है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था और ट्रैफिक में फंस जाने के नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, यानी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई और इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के मैचेस होते हैं या ईद और त्यौहार आते हैं और लोग डीजे बजाते हैं, बारातों के ज़रिए रास्तों को रोक देते हैं और जिसके नतीजे में आप देखेंगे जो मरीज़ होते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है। बिश्ना को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, ऑक्सीजन पर थी और ये वहाँ पर फंस जाने के नतीजे में वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी हार बैठी। जी जी, देखिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया है ट्रैफिक, भयानक ट्रैफिक, गुंजान ट्रैफिक जी हाँ, और जो है ट्रैफिक जाम सबसे ख़तरनाक जो इशू है आज का ट्रैफिक जाम है। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना किसी भी सड़क पे एम्बुलेंस फंसी हुई नज़र आती है। बार बार के सायरन के बावजूद एम्बुलेंस आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि ट्रैफिक, देखिए एम्बुलेंस आगे तब निकलेगी जब रास्ता साफ़ होगा, रास्ते में जाने के लिए उसके लिए जो है कोई मौका फराहम होगा। मौका ही नहीं होता, इतनी घनी ट्रैफिक होती है, इतनी जो है ट्रैफिक का जाम होता है कि एम्बुलेंसें जो है सिर्फ वहाँ पे सायरन बजाती हुई नज़र आती हैं और आगे बढ़ने का। तो यहाँ देखिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने मेट्रो के लिए अलग से जो है रास्ता बनाया है, उसी तरह से इमरजेंसी ख़ास तौर पे जो है मेट्रोस माफ़ कीजिएगा एम्बुलेंसेस के लिए और अस्पतालों के लिए एक अलग रास्ते का एक जो है जाल बिछाने की ज़रूरत है। इस पे जो है हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक के जाम से निपटने के लिए जो है हुकूमतों को संजीदा कोशिशें करनी को। देखिए इससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना के क़याम के बाद से लेके आज तक हैदराबाद में ओवर ब्रिजेस का पुल जाल बिछा दिया गया है। 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जो है लंबे ओवर ब्रिजेस जो है यहाँ पे तकरीबन देखिए 60 से ज़्यादा ओवर ब्रिजेस इस शहर में आज मौजूद हैं और ये सारे ओवर ब्रिजेस के कायम करने का, तामीर करने का, बनाने का वाहिद मकसद ये था कि शहर की ट्रैफिक को जो है ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि जितनी जो है ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं उतनी ही ट्रैफिक में इजाफ़ा भी हो रहा है। अब तो देखिए खबर ये आ रही है कि हर साल 4 व्हीलर्स ख़रीदने वालों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। हर साल हज़ारों की तादाद में जो है 4 व्हीलर्स रजिस्टर्ड करवाई जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो सूरत हाल है, ये देखिए इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जब से तेलंगाना का क़याम अमल में आया है उस वक्त से ही हैदराबाद एक बहुत बड़ा IT हब बनता चला गया, जिसकी वजह से हैदराबाद के IT हब बनने और मल्टी नेशनल कंपनियों को हैदराबाद में कायम करने के लिए रियासती सरकारों की जानिब से जो कोशिशें मुसलसल हो रही हैं, उसके नतीजे में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है। सज्जा साहब, आप देखेंगे कि आपने जो माइग्रेशन की बात की, उस माइग्रेशन की वजह से भी गाड़ियों में इजाफे की वजह से और ख़ास तौर पर आप देखेंगे बैरूनी रियासत के जो अफराद हैदराबाद मुंतकिल हो रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा खलल में इजाफा हुआ है या खलल बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने कहा कि हमने अल्टरनेट जो रूट्स है उसके ज़रिए उस खातून को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं नहीं समझता अगर पुलिस इस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करती तो ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती। एक खबर ये रही है, लेकिन एक खबर बहुत अहम आ रही है सज्जा साहब। आप देखेंगे कि सारे रियासत में SIR के अमल शुरू किया जाने वाला था 1 अप्रैल से, लेकिन 1 अप्रैल से अमल शुरू नहीं किया क्योंकि तमिलनाडु है, मगरबी बंगाल है, केरला, आसाम और पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मिशनरी है पूरी तरह मशगूल हो गई है। ऐसे में रियासत तेलंगाना में SIR 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया और अब जो मुनक़िद होगा वो 1 मई से शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो फैमिली मैपिंग का मामला है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया है, ख़ासतौर पर हैदराबाद और मेडचल ज़िले में। और आपको बता दूं कि कल बारकस के इलाके अल खरमूशी स्कूल है और पोलिंग स्टेशन नंबर है 101, यानी 101 पोलिंग स्टेशन नंबर है। और वहाँ पर ये देखा गया है कि BLO का वीडियो भी वायरल हुआ है। वो बेचारे को कुछ नहीं मालूम, यानी BLOs को ट्रेनिंग दिए बिना अगर आप मैदान में छोड़ देंगे या लोगों में के दरमियान छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा बेचारा। देखिए सीधी बात है,
आउटसोर्सिंग में बीएलओ लिए जा रहे हैं। वो भी सैनिटेशन वर्कर है वो? बिल्कुल। और जो है मैंने भी देखा एक होटल में एक बंदा बैठ के जो है फॉर्म फिलअप कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं बीएलओ हूँ। 10वीं फेल बंदा था, आउटसोर्सिंग में उसको लिया गया था और वो जो है बोल रहा था कि मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझसे कहा गया कि जो है ये मौका है, आपको जो है ये बीएलओ का जो है 1 महीने के लिए करना है, इतने पैसे मिलेंगे। तो फिर मैंने ये जो है जिम्मेदारी ले ली है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरीके से बीएलओस के नाम पे जो है आप, और दूसरा जो मसला है, कोई बीएलओ घर नहीं जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ, लोगों को दूसरा बड़ा देना मसला पड़ा है, जी। बीएलओ का काम है हर घर पे जाए, घर के दरवाजे पे खटका मारे और वहाँ पे बैठ के जो है फॉर्म फिलअप करे। पहली बात तो ये कि बीएलओ घर नहीं जा रहा है। बीएलओ का ये कहना है कि मुझे फ़ोन करेंगे तो जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ होटल में बैठ के मैं चाय पीऊँगा सुबह से शाम तक, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाऊँगा। बीएलओ का ये कहना है। तो ये जो सूरत हाल है, यकीनन ये तशवीशनाक है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मजाक हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके से ना तो मैपिंग हो पाएगी, ना तो जो है कार्डों की जो है, देखिए इससे अच्छा तो ये है कि आप मैपिंग की जरूरत ही ऑनलाइन, क्या है भाई? देखिए इससे अच्छा तो ये है कि आप ऑनलाइन जो है आप कंडीशन लगाइए, आप पासपोर्ट लगाओ, एसएससी लगाओ, बर्थ हाँ, बस सर्टिफिकेट लगाओ, अपलोड करो। खत्म हो गई बात। आपने बीएलओ के नाम पे जो तमाश, देखिए आपके पास ना स्टाफ है, ना आपके पास जो है, आपके दफातर में लोग नहीं हैं जो रूटीन का काम करने के लिए। आप सरकारी दफातर में जाइए रियाज साहब, आपको जो है 1 2 3 4 आदमी मिलेंगे, सारे के सारे रिटायर्ड हो रहे अरे हैं। सैनिटेशन जी वर्करों को आप बिल्कुल, इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सैनिटेशन होगा? वर्कर को जो है, ये इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है बताइए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, एक तरफ एसआईआर की गर्मी है तो दूसरी तरफ फैमिली मैपिंग को लेकर लोगों में तशवीश पाई जाती है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल खरमोशी स्कूल बारकस और पोलिंग स्टेशन नंबर है 101, इस सिलसिले में जो शिकायत मौसूल हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एक सैनिटेशन वर्कर को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सज्जा साहब ने भी कहा है कि एक मैट्रिक फेल है बीएलओ, वो भी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसे कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसे पैसों का फिक्र है और वो बेचारा, हर कोई पैसों की फिक्र में रहेगा, रोज़गार की तलाश में रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो हालात कर दिए हैं, हिंदुस्तान के जो हालात बना दिए हैं, उसके बाद से तो आप देखेंगे महंगाई, झूठ, खसूट, लूट मार, यहाँ तक कि फ़िरका परस्ती में किस कदर इजाफा हो गया है। ख़वातीन तक महफूज नहीं है, लाखों ख़वातीन लापता बताई जा रही हैं। अगर ख़वातीन लापता हैं तो ये गई कहाँ है, ये भी सोचने वाली बात है। तो हमारे मोदी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बेटी पढ़ाओ हो रहा ना बेटी बचाओ हो रहा है, ये हालात हमारे हो गए हैं। वैसे भी नाज़रीन, गर्मी की हम बात कर रहे थे तो आपको बता दूं कि तेलंगाना में 10 अप्रैल से गर्मी में शिद्दत पैदा होने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि गर्मी में अक्सर बच्चे तातीलात होते हैं, क्योंकि अब एसएससी के आज एक पेपर अब बाकी है। सज्जा साहब आप देखेंगे 13 या 16 अप्रैल को एक पेपर है और उसके बाद आप पूरे बच्चे फ्री हो जाते हैं, उन्हें तातीलात दे दी जाती हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी आने वाला है, 10 या 12 अप्रैल को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट भी आने वाला है। ऐसे में आप अपने बच्चों को खुसूसी क्लासेस के लिए रवाना कीजिए, ख़ासतौर पर अगर कंप्यूटर कोर्सेज कहीं पर हो रहे हैं। ख़ासतौर पर आप देखेंगे रोज़नामा सियासत की जानिब से और ख़ासतौर पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान की जानिब से कायम करदा सियासत फाउंडेशन हब जो है, सियासत हब फाउंडेशन जो है वो उसकी जानिब से नौजवानों को नए नए कोर्सेज सिखाए जाते हैं, आईटी कोर्सेज, और बराए नाम फ़ीस ली जाती है ताकि नौजवानों में शौक़ पैदा हो। तो आप अपने बच्चों को इधर उधर भेजने की बजाय हाँ ये भी कर सकते हैं, आप जमात में भेज सकते हैं, यानी दीनी काम के लिए भेज सकते हैं। कुरान मजीद की जो क्लासेस होती हैं, अहादीस मुबारक की जो क्लासेस होती है, दीनी नॉलेज की जो क्लासेस होती है, इस्लामिक नॉलेज, वो क्लासेस में रवाना कर सकते हैं। यानी अपने बच्चों का वक्त ज़ाय मत कीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे देखेंगे कि दुबकाले में या गर्मा के मौसम में स्विमिंग पूल चले जाते हैं या फिर तालाब या कुंटा चले जाते हैं। कल भी हमने ये इस सिलसिले में बात की थी। ऐसे और फिर अपनी ज़िंदगी से महरूम भी हो जाते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनके पर नज़र रखें, ये देखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल भी हमने आपको एक वाक़या सुनाया था कि घर में ही छोटी सी बच्ची, यानी 13 साल उम्र है उस लड़की की, अपने भाई बहनों में बड़ी है, वो
पंखे के पर साड़ी डालकर झूला बनाती है और ख़ुद उसके लिए वो फांसी का फंदा बन जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनको अब 13 साल क्या उम्र है आप बताइए। तो बहरहाल वो बच्चों को समझ नहीं होती है, घर वालों को देखना चाहिए कि आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी या खाला खालू, फूफा फूफी सब के तब टीवी देखते रहते हैं अपने हाल में, और बच्चे जो है जाके हम्माम में चले जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो घड़े होते हैं या गंगाल वगैरह होते हैं वो खुले रखते हैं पानी के। अब छोटे बच्चे रहते हैं, 1 डेढ़ साल 2 साल के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, वो गंगाल में गिर जाते हैं, फिर उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये इस मामले में बहुत सोच समझ कर माँ बाप को फैसला करने की ज़रूरत होती है। माँ बाप को अपने छोटे अगर बच्चे हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा निगरानी करना पड़ता है सज्जाद साहब। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें मोहताज रहने की जी। ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहताज रहने की ज़रूरत है, और माँ बाप को अपने बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और आज एक अहम नुक्ता आपने जो रियाज साहब आपने बताया है कि गर्मा के मौसम में दीनियात की तालीम का आजकल रिवाज होता जा रहा जी है। जी। हर बड़ी मस्जिद में, जामिया मस्जिद, जितनी भी जो है बड़ी मस्जिदें हैं, शहर हैदराबाद की हम बात करें या अज़ला की बात करें, बड़ी मस्जिदों में बाज़ाब्ता जो है बच्चों के लिए समर क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है दीनियात के, जी जी। जिसमें बच्चों को जो है बुनियादी बातें दीन की बताई जाती हैं, कुरान पाक की जो है उनको तिलावत करवाई जाती है, उनके लिए जो है बाज़ाब्ता तजवीद का एहतमाम किया जा रहा है, तजवीद से जो है कुरान पढ़ाने की उनको जो है तरबियत दी जा रही है। बहुत अच्छी बात और है। हैदराबाद के भी मुख्तलिफ जो है मस्जिदों में, मुख्तलिफ बड़े मराकिज़ में, दीनी मराकिज़ में ये एहतमाम किया जा रहा है। बहुत सारी मस्जिदों की तरफ से ये ऐलान अभी से शुरू कर दिया गया है कि 25 अप्रैल से लेके 25 मई तक, या फिर जो है मई के एंड तक ये तरबियती क्लासेस होंगी। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इधर उधर भेजने के बजाय या फिर उनको खुला जो है छोड़ने के बजाय लापरवाही से जो है वो कुंटों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, तालाबों में जा रहे हैं या आवारागर्दी कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो बच्चों को इन तरबियती क्लासेस में भेजें। तो बच्चा जो है कम से कम दीन की बेसिक बातें सीखने का बच्चे को मौका मिलेगा। और सज्जाद साहब आप देखेंगे कि जहाँ तक यानी ईरान और इसराइल अमेरिका जंग का सवाल है, तो इस सिलसिले में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो बहरहाल नाज़रीन, इस सिलसिले में भी हम आपको खबरें आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन एक अहम खबर ये है कि इसराइल के जो जंगी जराइम में मुलविस सिपाही हैं वो नफसियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और यहाँ तक कि वो खुदकुशियाँ करने लगे हैं। और इस साल ये कहा जाता है कि तकरीबन 22 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए कि अल्लाह ताला कभी भी मज़लूम की हाय को रायगा नहीं जाने देता, और यकीन मानिए जो बदवाएँ जो हैं इसराइली फ़ौज के लिए गज़ा के फ़लस्तीनियों की हैं, और वो उनका पीछा करते रहेंगी और ख़बर तक पीछा करते रहेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।